जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास। पेपर का नाम क्या है दोस्तों? पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1815 ईस्वी। आधुनिक विश्व का इतिहास 1453 से 1815 ईस्वी। पेपर कोड क्या है दोस्तों? पेपर कोड है HIS 303। ठीक है, अति महत्वपूर्ण सभी बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत पहले सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ताकि छठवें सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें और ज़बरदस्त तैयारी करेंगे छठे सेमेस्टर में भी। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप लोगों को मैं फ्री में यूपीएस प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, फ्री में यूपीएस प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये शब्द किसके हैं? तो ये शब्द दोस्तों मैटरनिख के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, वियना संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस में जो राजवंश फिर से सत्ता में आया वह था, तो कौन सा वंश था दोस्तों? तो बूंद वंश था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। वियना संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस में जो राजवंश फिर से सत्ता में आया था वह कौन था? बूंद वंश। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी की मेजबानी किसने की? एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। ठीक है, वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी की मेजबानी किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिख। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ड्यूक मैटरनिख कहाँ के चांसलर थे? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे दोस्तों? तो विंस्टन चर्चिल थे जब युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। जर्मनी का उस समय चांसलर कौन था? तो बिस्मार्क था। फ्रांस का शासक उस समय कौन था? नेपोलियन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, जालबेरायन नामक शुक्ल संघ की स्थापना कब हुई? जालबेरायन नामक शुक्ल संघ की स्थापना 1834 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस क्लास को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इस तरह से आइकन बना होगा। ठीक है, इस तरह से आइकन बना होगा, व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करिएगा। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, फ्रांस की 1804 की नागरिकता संहिता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रांस की 1804 की नागरिकता संहिता को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, नेपोलियन कहाँ का शासक था? तो नेपोलियन दोस्तों फ्रांस का शासक था। देखिए अभी मैंने पीछे पढ़ाया आपको। ठीक है, क्वेश्चन में ही कि नेपोलियन कहाँ का शासक था? तो फ्रांस का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा 1779 यानी 1789 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, फ्रेडरिक सौरय कौन था? फ्रेडरिक सौरय कौन था दोस्तों? यह एक फ्रांसीसी कलाकार था। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन फंसा करके पूछता है। ठीक है, ये थर्ड ईयर है, याद रखिएगा। थर्ड ईयर में क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। ठीक है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है? तो कौन सा इसमें आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है दोस्तों? तो उसमें उस समय वायु मार्ग का विस्तार नहीं हुआ था, बाकी नए शहरों की बढ़ोतरी भी हुई थी, नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास भी हुआ था और औद्योगिक क्रांति भी हुई थी। ठीक है दोस्तों, केवल वायु मार्गों का खोज नहीं हुआ था 19वीं सदी में। प्रश्न नंबर 12 है, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के यूरोप में
औद्योगिकरण के कारण समाज के सामने निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था? तो याद रखिएगा इसमें सबसे बड़ा मुद्दा केवल प्राथमिक शिक्षा थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का निम्नतम बिंदु कैस्पियन सागर है। देखिए, इस तरह से बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो आप कभी पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सभी। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, यूरोप महाद्वीप का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का निम्नतम बिंदु कैस्पियन सागर है। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च बिहू कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च बिहू कौन सा है दोस्तों? तो माउंट एलब्रूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, प्रसा में बड़े भूस्वामी कहलाते थे। प्रसा में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो प्रसा में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो जुंकर्स कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, जुंकर्स कहा जाता था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, यूरोप में 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार किस अवधारणा से जुड़े थे? तो किस अवधारणा से जुड़े थे? तो उदारवाद अवधारणा से जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज कब की गई थी? तो 1492 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, कौन सा क्षेत्र भूमध्य क्षेत्र की रानी कहलाता है, यानी कहलाती है? तो फ्लोरेंस भूमध्य क्षेत्र की रानी कहलाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है, 1460 ईस्वी में छाप खाना का आविष्कार किसने किया था? तो ये गुटनबर्ग ने किया था। आगे बढ़ते हैं। कुतुबनुमा का आविष्कार किया गया था। कुतुबनुमा का आविष्कार किया था, किसने किया था दोस्तों? तो कुतुबनुमा का आविष्कार मार्को पोलो ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 है, यूरोप में पुनर्जागरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यूरोप में पुनर्जागरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, कोपरनिकस निवासी था। कोपरनिकस कहाँ का निवासी था? तो पोलैंड का निवासी था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, प्रसिद्ध मानववादी इरेस्मस का जन्म हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रसिद्ध मानववादी इरेस्मस का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा, राटरट्स में हुआ था। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। 6वें सेमेस्टर में ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।